आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। आइए आज मैं सुनाने जा रही हूँ ओम गोस्वामी जी द्वारा रचित एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी लाल चौक का बादशाह। तो सुनते हैं कहानी लाल चौक का बादशाह। क्या वह पागल है? यह प्रश्न श्रीनगर के एक कूचे से दूसरे तक तेजी से फैलता जा रहा था। लाल चौक के मध्य वह मूक विज्ञापन की तरह खड़ा था। उसने गले में लकड़ी की चौड़ी तख्ती पहन रखी थी जिस पर उर्दू में लिखा था, मेरा नाम मोतीलाल सराफ है, मैं गुनाहगार हूँ। मेरा गुनाह, मैं वादी ए कश्मीर में पैदा हुआ। मैंने धरती की इस जन्नत से बेइंतहा प्यार किया। आने जाने वाले राह गुजर उस पर बेपरवाही की एक नज़र डालते और आगे चले जाते। कोई परिचित देखकर कह देता, मास्टर पागल हो गया है। ऐसे शब्द सुनते ही मोतीलाल सराफ एकाएक गला फाड़कर चिल्ला उठता, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। पागल वे हैं जो शेख नूरुद्दीन की मिट्टी खज्जल कर रहे हैं। पागल वे हैं जो ललादत की प्रेम पगीवाणी भुला बैठे हैं। कोई अजनबी मुसाफिर कह देता, बट गोली को बुलावा दे रहा है। एकाएक सराफ चिल्ला उठता, हाँ हाँ क्यों नहीं, मारो मुझे गोली, क्योंकि मैं ऋषि कश्यप की संतान हूँ। मैं मेहनत कश काशर हूँ। मैं ही केसर के फूलों में बसी हुई मादक खुशबू हूँ। मैं चश्मा शाही का निर्मल नीर हूँ। मैं देवी खीर भवानी के हवन कुंड का पवित्र धुआं हूँ। और मैं ही वादी के अंतर मन की आवाज़ हूँ। दीदे फाड़ कर क्यों देख रहे हो? मुझे गोली मार दो, मारो गोली। बट बादशाह, हालात पहले जैसे नहीं हैं, पागल मत बनो। सहसा कहीं से आवाज आई, हालात को बिगाड़ने वाले छिपकर तीर क्यों चला रहे हैं? मैं कहता हूँ सामने आकर मेरे साथ बहस करो। उसने ललकार भरे स्वर में कहा। सड़क पार से यह सब देख रहे दो युवक उत्सुकतावश उसके करीब चले आए। उसकी बातें सुनकर एक ने दूसरे से कहा, इसे पागल खाने में पहुंचाने की ज़रूरत है। तुरंत मोतीलाल बोल पड़ा, पागल खाने में तो तुम्हें ले जाना चाहिए, जिन्होंने इस शांतवादी को पागल खाने में तब्दील करने की ठान ली है। किंतु तुम सब कान खोलकर मेरी बात सुनो, मैं कश्मीर छोड़कर नहीं जाऊंगा। उससे परे जाते हुए युवक बोले, इसे जान प्यारी नहीं है, इसीलिए इतने ऊंचे स्वर में ललकार रहा है। सचमुच सराफ की आवाज ललकार से भरी हुई थी। वह बोला, अपनी पीठ पर मैंने डोगरा शाही के दर्जनों कोड़े खाए थे। शेख साहब के संग मैंने भी जेलें काटी थीं। उस शख्सी राज का जुल्म भी मेरी जबान बंद न कर सका। मन ही मन सराफ सोच रहा था कि ये लोग जरूर उसे पागल समझ रहे होंगे, पर वे लोग जो सन 1990 से आज़ादी मांग रहे हैं, उन्हें सच्चाई के रूबरू लाना क्या कम ज़रूरी है? उसके मन में आया कि वह ट्रैफिक के सिपाही की तरह आती जाती गाड़ियों को अपने बाजू हिलाते हुए इशारे दे। भूले भटकों को राह दिखाना क्या पागलपन है? कोई तेज रफ्तार से आती जाती गाड़ियों को संकेत नहीं देगा तो हर कदम पर हादसे नहीं होने लगेंगे? जो राह से हटकर भाग रहे हैं वे उसे लाख पागल कहें, वह सच कहने का पागलपन नहीं छोड़ेगा। सच बोलना ही तो आज़ादी है। आज़ाद देश में आज़ादी के नारे लगाने वालों को मृग तृष्णा से भटकता हिरण मानकर उसका हृदय रोने को हो आता। किंतु यह सच है कि आज यह सच्ची और कड़वी बातें कहते हुए उसे स्वतंत्रता की अपरिमित प्रतीति हो रही थी। सेवानिवृत्ति को मुश्किल से 1 महीना हुआ था कि अचानक सिर पर बिजली सी आन गिरी। श्रीनगर के आकाश में घनघोर काले बादल घिर आए। लाउड स्पीकरों पर खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। अल्पसंख्यकों के लिए घोर चेतावनियां उभरने लगीं। भयंकर परिणाम से आज़ादी का सूर्य चमकने की सरगोशियां होने लगीं। चिनार के घने पेड़ों से बिना पतझड़ के सब्ज पत्ते झड़ने लगे। न जाने क्यों उसे लगा कि डल उदास है,
पानी में तैर रही चंद बतखें और कुछ एक शिकारी उदासी को और भी गहरा कर रहे थे। डल के किनारों को कीचड़ और मलबा निरंतर अपने आगोश में लेता जा रहा था। कुछ ही बरसों में काई और सरकंडा झील के अंदर दूर तक चले गए थे। ऐसे में स्नान के लिए फिरन उतारने की कोशिश ही की थी कि दुल्ली डार ने उसकी बाह थाम ली। तब आहिस्ता से कुछ इशारा किया और उसे लेकर पेड़ों के झुरमुट में चला आया। मरे, कितना बार समझाया कि नहाने के वास्ते यहाँ मत आया कर। 3 मोहल्ले दूर से यहाँ डल में आकर नहाने की क्या जवायजियत है? तेरे कहने पर मैंने माथे पर तिलक लगाना छोड़ा, जनेऊ उतारकर डल में फेंक दिया। अब तू चाहता है कि मैं यहाँ नहाना भी छोड़ दूं? पगले, कश्मीर में हालात बदल गए हैं। अब जो भी सरेआम नहाएगा उसका यह काम उसे काफिर नश्र करने के लिए काफी होगा। तू सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं? पगले, नहीं नहाने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। मैं तो सिर्फ यह कहता हूं कि यदि तुझसे बिना नहाए नहीं रहा जाता तो अपने घर में बाल्टी भर पानी से नहा लिया कर। यहाँ आना छोड़ दे। यहाँ पहले ही सुबहाने से तेरी खारबाजी चल रही है। उसकी परवाह कौन करता है? तुझे शायद मालूम नहीं, मेरे नहाने पर जब उसने एतराज किया था तो कैसे मैंने उसका मुंह बंद कर दिया था। साला कहता था कि उनकी खिड़की डल की ओर खुलती है और तू हमारी औरतों के सामने कपड़े खोलकर नहाता है। यह बदतमीजी बर्दाश्त से बाहर है। जब मैंने उसे बतलाया कि पहले तो तूने डल की जमीन पर नाजायज कब्जा जमाया, तब बिन नक्शों के मकान बनवा लिया, अब तू लोगों को झील में नहाने से मना करने लगा है। लोगों के नहाने से यदि तेरी बेइज्जती होती है तो अपनी खिड़कियों के पल्लों पर कील जड़वा दे, या फिर औरतों से कह दे कि डल की ओर झांका ना करें। बड़ा आया डल का ठेकेदार। यह क्यों नहीं कहता कि खिड़की से उसे घर का कूड़ा करकट डल में फेंकना होता है? तब की बात और थी, अब उनका लड़का जमायतियों में शामिल हो चुका है। इससे क्या होता है? डल पर सीआरपी की गश्त भी तो है। पागल पंडित, बात समझने की कोशिश करो। तेरी छाती से जब किसी जिहादी की गोली निकल जाएगी तब सीआरपी तुझे किस जादू से जीवित कर पाएगी? सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कह तो ठीक रहा है। जिहादी इस बात की प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे कि इधर सीआरपी आए और उधर वे किसी बेगुनाह पर गोली चलाएं। वह असमंजस में था कि आज आखिरी बार नहा ले या बिना नहाए लौट जाए। उस पर दुल्ली खींच उठा। लौट कर चला जा मेरे भाई। क्या तुझे मालूम नहीं कि हमारे मोहल्ले के रतननाथ और बद्रीनाथ दोनों भाई अपने परिवार और सामान लेकर जम्मू चले गए हैं। दूसरे मोहल्लों के बट्ट लोग धड़ाधड़ कश्मीर छोड़कर अपने समर्थन वाले लोगों के इलाकों में जा रहे हैं। सराफ के शरीर में पुनः झुरझुरी सी गुजर गई। हे राम, ऐसी कौन सी मुसीबत आ रही है? मालूम नहीं क्या होने वाला है, किंतु अब अच्छी वारदातें नहीं होंगी। टीका लाल टपलू के हादसे के बाद लोगों में खलबली मच गई है। एक भाग दौड़ शुरू हो गई है, कहीं जैसे कोई अनहोनी इंतजार में बैठी हो। दुल्ली सराफ को बाजू से थामे डल के परे परे उसके मोहल्ले की ओर चल दिया। फिर उसके मकान की ड्योढ़ी पर रुककर बोला, कुछ दिन नहाएगा धोएगा नहीं या फिर मंदिर में नहीं जाएगा तो तुम्हारा हिंदुओं का अल्लाह तुमसे रूठ नहीं जाएगा, किंतु जमायत वालों का कोई भरोसा नहीं। कुछ समय के लिए यदि तुम्हें जम्मू जाना पड़े तो चला जा, रुपयों की कुछ मदद मैं कर दूंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। किवाड़ खोलकर सराफ की घरवाली चली आई। उसकी आंखों में आश्चर्य और भय की परछाइयां तैर रही थीं। आ अंदर बैठ, सराफ ने दुल्ली से कहा। इस वक्त नहीं भैया, जमायत वालों की कड़ी निगाह है कि पंडितों के घरों में किसका आना जाना है, ताकि उन्हें गद्दार घोषित किया जा सके। अब दीवारें मौन नहीं रहीं, वे कान बन गई हैं।
कहवे का प्याला पी जाते, सराफ की पत्नी ने कहा। भाभी नहीं, अंधेरा होने पर आऊँगा। यदि कोई ज़रूरी खबर होगी तो आकर आहिस्ता से दस्तक दूंगा, वह जाते हुए बोला। सराफ के श्वासों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। सोच कुंद हो चली थी। घरवाली बार बार पूछ रही थी, हमारे हमसाये हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे? मोतीलाल से उत्तर नहीं बन पड़ रहा था। क्या वे हमें काटकर मार डालेंगे? कैसी पगली औरत है वे हमसाये जो तुझे बड़ी माँ कहते हैं और मुझे उस्ताद जी कहते कहते जिनकी जिह्वा नहीं अघाती, वे ऐसा कुफ्र कैसे कर सकते हैं? सुना है लड़के हिमाकतों पर उतर आए हैं। सबके पास ठाए ठुस करने वाले घातक हथियार भी हैं। मेरे विचार में ऐसा कुछ नहीं है। घबराहट में लोग ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं। क्या लड़के नहीं जानते कि यह खतरनाक खेल है? सुना है लड़के सरहद पार से हथियार और ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उनके पास एक ही नारा है, निज़ाम मुस्तफ़ा। इन शब्दों का असर कुछ ऐसा हुआ कि सराफ का चेहरा पीला पड़ गया। खुद को संभालते हुए बोला, न जाने तुझे ऐसी डरावनी बातें कौन सुना जाता है? भले मानुस, तमाम लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, 4 हमदर्द भी हैं। कुछ देर चुप रहकर वह बोली, गुलकाक की घरवाली ही आपके पीछे आई थी। उसे उसके पोते ने बतलाया था कि जनवरी महीने में अमुक तारीख को कश्मीर में अजदी आएगी। कौन आएगी? वही मुई अजदी। तब जिहादी अपना झंडा फहराएंगे। ओह, समझा, आज़ादी। जाए भाड़ में अजदी। गुलकाक के पोते ने कहला भेजा है कि उस्ताद जी से कहिए, अजदी की बिजली जब गिरेगी वह गुनहगारों और बेगुनाहों दोनों को भस्म कर डालेगी। उसने यह हमदर्दी जतलाई है या धमकी भेजी है? हमारे लिए तो हमदर्दी ही है। उसने खबर भिजवाई है ताकि हम बेखबरी की दशा में मारे ना जाएं। और क्या कहा है उसने? उसने यह भी कहा है कि तुम अपना इंतज़ाम कर लो। इंतज़ाम कर लो? सराफ ने हैरानी से पूछा। यही कि किराए का ट्रक लेकर सामान सहित जम्मू चले जाइए। क्यों चले जाएं जम्मू? हमारा कसूर क्या है? हम यहीं पैदा हुए पले बढ़े। बाहर जाकर दर बदर होने से बेहतर है कि कोई गोली मारकर यहीं शहीद कर दे। सुनकर सराफिन एकाएक कांप उठी। फिर एकटक सराफ की आंखों में देखते हुए बोली, मरने की बात मत कर मेरे मूर्ख पति। मर जाने से जीवित रहना हर सूरत में बेहतर है। क्या कश्मीर की धरती बेगुनाह अध्यापक के लहू की प्यासी हो चुकी है? एकाएक वह बुड़बुड़ाने लगा। सामने रखी चाय का प्याला खाली हो चुका था। सोच कुंद थी और जबान बंद। कहाँ जाएं? किससे फरियाद करें? हमारी रक्षा कौन करेगा? कल तक हम सारे सुखी थे। अचानक निश्चिंतता की वो चादर किसने खींच ली? जीवित रहने के लिए क्या इस सरजमी को तजना जरूरी है? वह भूखंड जिसे हम स्वर्ग मानते हैं और खुद को धन्य धन्य मानते हैं। इस वादी के वारिस हिंदू मुस्लिम हम सारे गाते हैं, रिंद पोशा माल गिंद नेत्राई लो लो। हे ईश्वर, हे माँ वीर भवानी, हम पर कृपा करना। रात के अंधेरे में कुछ अनचीनी आवाजें कानों में पड़ी। आवाजें ज्यों कालिख की तूफानी आबशारें थीं। बहुत बुरा कुछ होने वाला है। अंधेरा सरगोशियां करता प्रतीत हो रहा था। आदम का बेटा कसाई हो जाएगा। रक्त की बाढ़ देखकर भी उसके भीतर दर्द की अनुभूति न उभरेगी। कड़ाक 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 लोहे के कोके लगे भारी जूतों की गश्त। सिर जोड़कर खड़े स्तब्ध चिनार। दीवारों की ओट में सड़कों पर प्रतीक्षा कर रहे हादसे। कुछ ऐसा है जो दर्द की बरसात लाने को उतावला है। वह कौन है? अचानक किवाड़ों पर दस्तक हुई। वह कांप उठा। काटो तो खून नहीं। अपनी घबराहट को छिपाकर उसने लालटेन की रोशनी कम कर दी। मोतीलाल इस स्याह रात में किसी बट्ट के दरवाजे पर दस्तक का
भला क्या मतलब है? सराफ से उसकी पत्नी ने पूछा। वही मतलब है जो किसी दूसरे के किवाड़ों पर ठक ठक होने पर होता है। मालूम पड़ता है वह जालिम घड़ी चली आई है। कैसी जालिम घड़ी? वह घड़ी जब जालिम बेबस मुर्गों की तरह हमारी गर्दनें उड़ा देंगे। हाय! एकाएक वह कांप उठा, तब खुद को संभालते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता। कश्मीरी लोग मुर्गे और मानव में फर्क पहचानते हैं। सदियों तक जुल्म सहने वाले कश्मीरी जालिम नहीं बन सकते। वे इंसानी जिंदगी की कीमत पहचानते हैं। दोबारा किवाड़ों पर दस्तक हुई। सराफ की आवाज को फालिज मार गया। इतने आहिस्ता से दस्तक? जरूर, यह दुल्ली डार है। उसने कहा था वह आएगा। किवाड़ के निकट जाकर उसने धीमे स्वर में पूछा, दुल्ली? हाँ, वैसे ही धीमे स्वर में उत्तर उभरा। किवाड़ खुले फिर बंद हो गए। मैं कहती थी ना कि दुल्ली होगा। तू यह भी तो कह रही थी कि हमारी आखिरी घड़ी चली आई है। सराफ ने प्रसंग को व्यंग्य की ओर मुड़ते हुए कहा। मैं तो हुई औरत जात, जन्म से डरपोक, किंतु तुम जैसे शेर दिल मर्द के दिल की धक धक बाहर क्यों सुनाई दे रही थी? दुल्ली बोला, मैं सोच रहा था कि अब तलक आप सो गए होंगे। सराफिन ने बेबसी से भरा लंबा सांस छोड़कर कहा, इन आंखों से नींद का वैर हो गया है। चिंता की आंधियां नींद की बदलियों को आंखों में उतरने नहीं देती। कैसा खराब वक्त आ गया है। भाई साहब, नगर की खबर क्या है? दुल्ली की ओर देखते हुए सराफिन ने पूछा। खबर जानना चाहती हो तो रेडियो लगा ले, भली लोग, सराफ ने कहा। जो असल खबर है वह रेडियो पर नहीं आती। रेडियो वाले खबरें छिपाते अधिक हैं, बताते कम हैं। उनकी एक आध खबर ही यकीन के काबिल होती है। तुझे ऐसे वहम कौन डाल जाता है? सराफ ने पूछा। उत्तर दुल्ली डार ने दिया। भाभी ठीक कह रही हैं मोती लाला। टीका लाल टपलू के बारे में रेडियो यही खबर देता रहा कि अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, जबकि वह बेचारा गोली लगते ही सरे बाजार दम तोड़ चुका था। सरकारी खबरों पर कैसे यकीन आए? फिर आज की सही खबर क्या है? मोतीलाल ने खीज को छिपाते हुए पूछा। असल खबर यह है कि दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, दुल्ली बेझिझक कह गया। ऐसी बातें बतलाकर तू क्या हमें डराने आया है? इस बार सराफ की खीज फूट कर बाहर निकल आई। बात यूं है कि मेरी घरवाली ने कुछ रुपए भेजे हैं, 2000 हैं। इन्हें हमारी ओर से मदद समझना, इन्हें लौटाना नहीं, उसने ताकीद की है। और यह भी कहला भेजा है कि जितनी जल्दी बन पड़े यहाँ से चले जाइए। बीमार न होती तो यही बातें कहने वह खुद आई होती। चारपाई पकड़े उसे 8 दिन हो चले हैं। बीमारी की हालत में भी उसे तुम्हारी फिक्र खाए जा रही है। सगे रिश्तेदार इतना अपनापन नहीं रखते जितना उसे हमारे साथ है, सराफिन ने कहा। मेरे दोस्त दुल्ली, सहानुभूति की जो दौलत तुम्हारे पास है वही मेरी ताकत है। मुझे रुपयों की आवश्यकता नहीं। वह इसलिए कि मैंने आज तक कर्ज नहीं लिया। मैंने इल्म की दौलत 2-2 हाथों से बांटी है, कभी किसी की कानी कौड़ी तक नहीं ली। मगर बाहर जाने पर रुपयों की जरूरत पड़ती है। मैंने यह कब कहा कि अपना चूल्हा चौका छोड़कर जा रहा हूं? मुझे मरना मंजूर है, किंतु अपना घर द्वार तजना मेरे लिए गाय की सौगंध तोड़ने जैसा है। काफी देर तक कानाफूसी चलती रही। हार कर दुल्ली डार को अपने रुपयों सहित वापस लौटना पड़ा। प्रातः काल में आंख लगी, किंतु जल्दी ही नींद टूट गई। नींद पूरी नहीं हो पाई थी तो भी आंख खुलते ही लगा डर के बादल उड़ चुके हैं। मन के भीतर पक्की गांठ बंध गई थी। मुझे घर नहीं छोड़ना है।
जलावन की लकड़ियां जमा करने वाली कोठरी में एक स्कूली तख्ती निकालकर इस पर जम्मू कश्मीर की राजभाषा में लिखा, मेरा नाम, मेरा गुनाह वगैरह। तभी सराफिन चाय और कुलचा लेकर चली आई। सराफ को तख्ती गले में लटकाए देखकर उसे जोर का सदमा लगा। उसका मुख खुला का खुला रह गया। भले मानुस, यह क्या करने जा रहे हो? मैं कश्मीर छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं इस बात को नष्ट करने लगा हूं। नहीं जाना होगा तो मत जाना, किंतु इस बात पर बावेला मचाने की क्या जरूरत है? नष्ट करने में क्या एतराज है? उन्हें गोली मारने के लिए दूसरा टपलू मिल जाएगा। कौन गोली मारेगा? गोली कौन मारेगा? क्या वे इतनी जल्दी भुला बैठे हैं कि मैं उनका उस्ताद हूं? शख्सी राज में मैं और शेख अब्दुल्ला कुछ देर एक ही स्कूल में उस्ताद थे। सैकड़ों तुलवा को उर्दू फारसी पढ़ाकर उन्हें कुरान शरीफ पढ़ने की कुव्वत किसने दी? तपाक से सराफिन ने उत्तर दिया। गुलकाकी कह रही थी, जिहाद का नारा देने वाले शेख की कब्र उखाड़ने का निश्चय किए बैठे हैं। सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। 47 में हमें बचाने वाला शेख मर चुका है, अब तो उसकी कब्र भी खतरे में है। सराफ की आंखों में शून्य व्याप्त हो गया। एकाएक सराफिन को देखता रह गया। पति के माथे पर सिमट आई रेखाओं को दुश्चिंतता की लकीरें मानकर वह बोली, मेरी मानकर आज ही चल पड़ो। कौन जाने कब क्या हो जाए। जम्मू पहुंचकर हम भीख मांग लेंगे, किंतु जिंदा तो रहेंगे। अरे पगली, इस जन्नत को छोड़कर क्या मैं उस शहर में चला जाऊं जहां मुझे जानने वाला कोई बशर नहीं है, जहां मैं किसी के साथ अपने दिल का सुख दुख साझा नहीं कर सकता। चाय पीकर कुछ खा लो। पेट भरा होने पर ही आदमी अपना भला सोच सकता है। बिना खाए पिए तुझे आने वाला खतरा बड़ा छोटा मालूम पड़ रहा है। मोतीलाल ने कुलचे को एक के बाद एक 3-4 बार काटकर मुंह में भरा और इस तरह चबाने लगा मानो कई दिन से भूखा हो। इतनी जल्दी क्या है? सब्र से खाओ। सब्र से खाऊं, इतना वक्त कहाँ है? तुम तो चाय में कुलचा डुबोकर खाया करते थे, आज क्या हो गया कि उसे यूं ही गटक गए? मैं एक और कुलचा ले आती हूँ। ना ना, रहने दे, मुझे बाजार जाना है, कहकर उसने मुख से प्याला जोड़ा और गट गट करता चाय पी गया। फिर तुरंत उठकर बाहर की ओर चल पड़ा। बाहर मत जाओ, लोग समझेंगे सराफ पागल हो गया है। उसमें भी तेरा ही फायदा है। पागल की घरवाली के हमदर्द बहुत से लोग हो जाते हैं, कहकर वह बाहर चला आया। पीछे पीछे सराफिन भी बाहर निकल आई। मोहल्ले के बुजुर्ग सैयादी साहब की नज़र सराफ की तख्ती पर अटक गई। तुरंत वे उसके निकट चले आए। उनके कुछ पूछने से पहले ही सराफ बोल उठा, मैं जा रहा हूँ। सारे नगर यानी श्रीनगर में यह नश्र करने कि कश्मीर किसी की बपौती जागीर नहीं है। बाबा, इसे समझाइए, यह मर्द क्या करने जा रहा है? सैयदी को सामने पाकर सराफिन के मुख से बरबस निकला। असहमति के स्वर में सराफ बोला, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कोई मुझे गोली मार देगा। कश्मीर की आग अगर इससे बुझती है तो मेरा मर जाना बेहतर है। सैयदी साहब आम दिनों में अक्सर सबसे हंसते हुए मिला करते थे, किंतु कुछ महीनों से उनके चेहरे पर फिक्र और संजीदगी की एक झुर्रियों भरी तह चिपक चुकी है। वे बोले, अपने मोहल्ले में तो कोई कुछ न कहेगा, मगर दूसरे इलाके में ऐसी हिमाकत की तो नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त मक्खन लाल गुरटू उसके समीप आकर खड़ा हो गया। रिश्ते में वह मोतीलाल का साला लगता था। जीजा को बाह से पकड़कर वह बोला, जीजा, उम्र भर तुम नाटक करते रहे हो, अब इस मुसीबत की इस घड़ी में तो होश करो। मेरी बहन की सांस सूख रही है, तुम घर में बैठकर उसे सहारा दो। सैयदी साहब बोले, आम दिनों जैसे हालात होते तो मैं शायद कुछ ना कहता, मगर मौजूदा वक्त में अपनी हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए, उसी में भलाई है।
मक्खनलाल बोला, आज सायं मैं जम्मू जा रहा हूँ। ट्रक वाले से बात हो चुकी है, तुम भी उसी में अपना माल असबाब रख कर निकलते बनो। कहाँ जाऊँ मैं? जहाँ तमाम लोग जा रहे हैं, वहाँ जहाँ सिर्फ पत्थर हैं, सांपों की भरमार है, जहाँ मार काट करने वाले और दूसरे का खून बहाकर तमाशा देखने वाले लोग रहते हैं। हाँ हाँ वहीं, मक्खनलाल खींच कर चिल्ला उठा। तुझे याद नहीं होगा, पर मैं भूला नहीं हूँ। शेख साहब ने जिस वक्त डोगरो कश्मीर छोड़ो का नारा दिया था, उस वक्त उनके नारे को दोहराने वाला शख्स मैं ही था। हाँ, मैं मोतीलाल सराफ। शेख को तो कश्मीरियों ने उसकी दिलेरी के लिए शेरे कश्मीर का खिताब दिया, मगर बेचारे आदमी तुझे क्या मिला? तू रहा बकरी का बकरी ही। यह मत भूल कि बकरी को खाने वाले कई भेड़िए अवसर की ताक में बैठे हुए हैं। मक्खनलाल खीज से उफन रहा था। हुकूमत संभालने पर शेख ने तुझे कौन से तमगे दे डाले? एक सच्चाई की लड़ाई थी हमारी। क्या मैं तगमे पाने के लिए जंगे आज़ादी में शामिल हुआ था? बुजुर्ग सैयदी बोले, वह उस वक्त का सच था मेरे भाई, और आज का सच यह है कि बाएं हाथ को दायां हाथ नहीं पहचान रहा। लड़के अपने माँ बाप के कहने से बाहर हो गए हैं, उनके सिरों पर खून सवार है। मक्खनलाल ने कहा, कल तक जिस शेख का साथी होना फक्र की बात मानी जाती थी, आज वही बात अव्वल गुनाहों में शुमार की जा रही है। मोतीलाल सराफ के पैरों तले की जमीन मानो हिल गई हो। वह अपनी आस्था की पुष्टि करने के लिए बोला, 47 के शोर की बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। आज भी मेरे कानों में वे आवाज़ें गूंज रही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना कहकर धनुष से छूटे बाण की भांति बाजार की ओर निकल गया। सराफिन गला फाड़कर रो पड़ी। हे शंकराचार्य के शिवजी, इस पागल आदमी पर कृपा करिए। ओ सैयदी बाबा, इसे समझा बुझाकर वापस ले आइए। ओ मेरे मक्खन लाला, कुछ कर मेरे भाई। मक्खन ने सराफिन को सहारा दिया और सैयदी सहित वे उसे भीतर की ओर ले चले। उसे आश्वासन देकर दोनों सराफ को ढूंढने निकल पड़े। कई गलियों और बाजार छान मारे, किंतु उसका पता न चला। मोहल्ले की तमाम औरतें घर में आकर बैठ गईं। बातों का बाजार गर्म हो गया। आज उस्ताद सराफ की गोलियों से बिंधी लाश घर में आएगी। तमाम लोग मानो उसके शव का इंतजार कर रहे थे। सराफिन काकी का रोना धोना, उसकी दुहाइयाँ सब उसके गले में सिमट कर रह गईं। मुंह से केवल हाय हाय की ध्वनि बाहर आ रही थी। तभी गली में साइकिल की घंटी बजने की आवाज़ हुई। दीवार से सटाकर साइकिल खड़ी करके फैयाजी कंपाउंडर का लड़का अफरीदी अंदर आया और खुशी में पगे स्वर से बोला, उसका सोग मनाना छोड़ो, वह मरा नहीं है। अचानक प्रश्नों की बरसात होने लगी। उसे तूने देखा है? वह क्या कर रहा था? उस बेचारे ने सुबह से कुछ खाया तक नहीं। वह तुम्हें कहाँ मिला था? अफरीदी का उत्तर सुनने को जमघट जितना उतावला था, वह बात को उतना ही लटकाकर और चटखारे ले लेकर सुना रहा था। उसका नाम मोतीलाल सराफ है। वह कभी फाके से मर नहीं सकता। वह केवल उस्ताद नहीं, उस्तादों का उस्ताद है। यह मजाक का वक्त नहीं है बेवकूफ़, सैयदी ने डपट दिया। मैं उधर से गुजरा तो आगे वह चोचरू खाते हुए चाय सुड़क रहा था। उसने पास बुलाकर मुझे भी एक चोचरू दिया और कहने लगा, ले बेटा ऐश कर। मोहल्ले में जाकर सबको सुना देना कि मुझे अपना नगर छोड़ना नहीं है। देखो तो यह मेरे मुसलमान शागिर्द किस तरह मेरी खिदमत कर रहे हैं। मुझे रोटी खिलाई, चाय पिलाई और अब मेरी टांगें दबा रहे हैं। और जाकर अपनी सराफिन काकी को सहारा देना और उसे कहना कि वह घबराए नहीं, हमें कोई कश्मीर से नहीं निकालेगा। कश्मीर में अभी
पंडितों कश्मीर छोड़ो का नारा नहीं लगा है। सराफिन के सब्र का पैमाना छूट रहा था। चीखते हुए उसने पूछा, उस पागल को तुमने कहाँ देखा था? यह क्यों नहीं बतला रहा? डांट खाकर अफरीदी बोला, उसे मैंने लाल चौक में देखा था। वह ट्रैफिक के सिपाही के लिए बनी छायादार छतरी के नीचे बैठा हुआ सुस्ता रहा था। 2-3 बुजुर्गों का सम्मिलित स्वर उठा, या अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान है। बहुत से अधेड़ उठकर खड़े हो गए। हमें फिक्र के दलदल में डालकर उधर वह लाल चौक का बादशाह बना बैठा है। मक्खन लाल बोला, आप सब एक मेहरबानी कीजिए, मैं अपने घर का सामान ट्रक में भरकर लाल चौराहे पर लेकर आता हूँ। आप सब मिलकर यह मदद कीजिए कि सराफ को रस्सियों में जकड़कर ट्रक में डाल दीजिए। दुल्ली डार बोला, पल भर के लिए ट्रक यहाँ लेकर आओगे तो हम सब मिलकर उस्ताद सराफ के घर का सारा सामान इसमें भर देंगे। मक्खन लाल ने सराफिन से कहा, बहन, तू पैरों में चप्पल फंसा ले और जो कुछ जरूरी सामान है उसे ले चल। हमें इसी वक्त जम्मू के लिए कूच करना है। सैयदी साहब बोले, उसे जकड़कर जम्मू तक पहुंचाना ठीक नहीं है। आप लोग जम्मू जाना चाहते हो तो ज़रूर जाओ, मगर उसे तुम मेरे पास छोड़ जाओ। वह मेरी हिफाजत में रहेगा। कल को इतिहास यह न कहे कि कश्मीरी इतने कमज़ोर थे कि अपने उस्ताद को हिजरत से न रोक सके। यह मैं नहीं चाहता। वे सिर्फ एक उस्ताद ही नहीं, हमारी जंगे आज़ादी के सिपाही भी हैं। मक्खन लाल ने कहा, बाबा, आपकी नीयत पर किसी को शक नहीं है, मगर इस माहौल में उनका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। माहौल चाहे जितना बदल जाए, सराफ पर आँच नहीं आएगी। अब सैयदी साहब की घरवाली कड़कती आवाज़ में बोल उठी, अपने खाविंद के बगैर सराफिन काकी कैसे जिंदा रहेगी? अकेले तो इसकी लाश ही जम्मू पहुंचेगी। सैयदी साहब की जबान बंद हो गई। उसे पकड़ पाना आसान नहीं होगा। मक्खन ने कहा, आप चलकर उसे जकड़िए, मैं भी ट्रक लेकर पहुंच जाता हूँ। दुल्ली डार ने सुझाव दिया, वह बेहद अड़ियल और जिद्दी आदमी है। क्या मालूम शोर शराबा डालकर पुलिस को बुला ले और सारा खेल चौपट कर दे। इसलिए फैयाज कंपाउंडर को भी अपने साथ ले चलो। 4 लोगों ने पकड़ रखा होगा तो उसे बेहोशी का टीका लगाकर ट्रक में डाल देंगे। हाँ, दुल्ली ठीक कहता है। सरेआम चौराहे में उसे बांधेंगे तो सीआरपी भी हमसे पूछताछ करेगी। हम यह कहकर उसे टीका लगाएंगे कि वह पागल हो गया है। अस्पताल पहुंचाने के लिए इसे बेहोश करना जरूरी है। पड़ोसियों का जत्था लाल चौक की ओर रवाना हो गया। उनके आगे साइकिल की घंटी बजाता अफरीदी चला जा रहा था। अभी आप सुन रहे थे ओम गोस्वामी जी द्वारा लिखी हुई कहानी लाल चौक का बादशाह। कहानी आपने पूरी सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।